गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन। तो देखो, कल हमने कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिका विभाजन 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? सबसे पहला असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। जिसमें से जो असूत्री विभाजन था, जिसमें क्या होता है कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। लेकिन उसमें क्या है कि उस कोशिका में जो क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, उस क्रोमेटिन पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण ना होकर क्या होता है, उस क्रोमेटिन पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो क्रोमेटिन पदार्थ क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड होकर और 2 अलग अलग केंद्रक बना लेगा। और फिर उन 2 अलग अलग केंद्रकों में कोशिका द्रव्य विभाजन के होकर क्या करेगा, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, तो असूत्री विभाजन कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि समसूत्री विभाजन होता क्या है या फिर इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, समसूत्री विभाजन में भी क्या होता है कि एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होगा या फिर एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। और क्या होगा कि पहली कोशिका में या फिर जिस कोशिका से बाद में 2 कोशिकाएं बनी, तो जो मातृ कोशिका होगी उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, वही गुणसूत्रों की संख्या क्या है, उस मातृ कोशिका से जब 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी तो उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है विभाजन के बाद भी। ठीक है, तो ऐसे विभाजन को हम बोलेंगे समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कोशिका विभाजन के बाद भी मातृ कोशिका के समान बनी रहती है। तो ऐसा विभाजन कहलाएगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जो समसूत्री विभाजन है, तो देखो, और समसूत्री विभाजन जो होता है वो किसमें, जितनी भी हमारी कायिक कोशिकाएं होती हैं, उन सभी कायिक कोशिकाओं में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। चाहे वो मनुष्य की कायिक कोशिकाएं हो या किसी और जानवर की कायिक कोशिकाएं हो या फिर जो पादप की कायिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी क्या है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कि जो प्लांट सेल में समसूत्री विभाजन होता है उसके बारे में बताया था वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने, कब, 1870 में। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने 1870 में। और जो जंतु कोशिकाएं हैं उसमें समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले प्लांट सेल्स में समसूत्री विभाजन की खोज हुई और उसके बाद में जो एनिमल सेल्स है या फिर जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्री विभाजन की खोज हुई। ठीक है, तो अब उसके बाद की जो समसूत्री विभाजन होता है उसका टाइम कितना होता है। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन में अलग अलग टाइम लगता है। ठीक है, मतलब कि वो कोशिका पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में विभाजित होती है। और वैसे बेसिकली पढ़ा था कि जो एक कोशिका होती है वो 20 से 22 घंटे के अंदर विभाजित हो जाती है। लेकिन अब देखो कि जो कायिक कोशिकाएं हैं, तो कायिक कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 16 घंटे। ठीक है, मतलब कि 16 घंटे के अंदर क्या होगा कि ये समसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे कि समसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक है, या फिर जब कायिक कोशिकाएं विभाजित होती है तो उनसे किसी भी मनुष्य के या फिर कोई भी पादप या जानवर के शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे कायिक कोशिकाओं के विभाजन से। तो देखो, सबसे पहले देह की वृद्धि, देह मतलब कि शरीर। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि के लिए भी क्या है, समसूत्री विभाजन बहुत ज्यादा आवश्यक है, शरीर के आकार में वृद्धि या फिर शरीर के अंगों में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगला है अंगों के पुनर्जनन। अब देखो कि जो प्राथमिक प्रकार के जीव है या फिर जो छोटे जीव हैं, ठीक है, जैसे कि नॉन कोर्डेटा के जीव हो गए। ठीक है, तो जो नॉन कोर्डेटा के जीव है उनमें क्या होगा कि लगभग जो पोरिफेरा संघ था, ठीक है, जो स्पंज थे, उसके बाद में जो इकाइनोडर्मेटा हमने पढ़े थे। ठीक है, तो उनमें क्या था, और कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं, तो उनमें क्या है कि पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि अगर उनके शरीर का कोई हिस्सा अलग हो जाता है उनके शरीर से, तो वो हिस्सा क्या है कि उनके शरीर में दोबारा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन। तो जो छोटे जीव होंगे जैसे कि स्पंज हो गए, ठीक है, पोरिफेरा के सदस्य, या फिर जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य है जैसे स्टारफिश वगैरह, या फिर जो रेप्टाइल्स है। ठीक है, रेप्टाइल्स में जैसे छिपकली वगैरह आ गई, क्योंकि जब छिपकली की पूंछ काट देते तो फिर से बन जाते हैं ना। तो ऐसे ही अंगों के पुनर्जनन के लिए या फिर दोबारा उन अंगों के निर्माण के लिए भी क्या है, समसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। ठीक है, तीसरा है नष्ट होने वाली कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। अब देखो, जो कोशिका होती है उसका जीवन काल भी क्या है, लगभग 24 घंटे होता है। ठीक है,
और जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो गई, अगर उनसे नई कोशिकाएं ही नहीं बनेगी तो फिर क्या है, जीव के शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं उनके प्रतिस्थापन के लिए भी क्या है, समसूत्री विभाजन आवश्यक है, क्योंकि उस जो पुरानी कोशिकाएं उनसे क्या है, नई कोशिकाएं निर्मित होगी, किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो समसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक है, सबसे पहले शरीर की वृद्धि के लिए, दूसरा अंगों के पुनर्जनन के लिए, और तीसरा हो गया कि जो भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है उनको प्रतिस्थापित करने के लिए या फिर उनकी जगह नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, ये हो गया समसूत्री विभाजन का महत्व या फिर समसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक है किसी भी जीव के या फिर किसी भी पादप के शरीर में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन की क्रिया विधि या फिर समसूत्री विभाजन किस प्रकार संपन्न होता है। तो देखो, जो समसूत्री विभाजन होता है वो 4 प्रकार की अवस्थाओं में होता है या फिर 4 स्टेजेस में पूर्ण होता है। कौन कौन सी, पहली पूर्वावस्था या फिर प्रोफेज, दूसरी होती है मध्यावस्था या फिर मेटाफेज, प्रोफेज मेटाफेज, फिर आती है टेलोफेज और फिर आती है एनाफेज। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन क्या 4 टाइप की स्टेजेस में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो हम आज केवल और केवल क्या है, प्रोफेज अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि जब प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होती है, जब से लेकर प्रोफेज अवस्था शुरू होती है और उसके अंत तक कोशिका में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, या फिर हाँ, मतलब कि कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उस चरण में, प्रोफेज अवस्था के चरण में, शुरू से लेके अंत तक। तो सबसे पहले देखो कि जो समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था या फिर प्रोफेज अवस्था होती है वो क्या होती है, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में मतलब मान लो अगर 16 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसमें से सबसे ज्यादा टाइम क्या है, प्रोफेज के या फिर प्रोफेज अवस्था के अंदर ही लगता है। तो जो प्रोफेज अवस्था होती है वो समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि प्रोफेज अवस्था शुरू कैसे होती है या फिर प्रोफेज अवस्था में क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो कि हम प्रोफेज अवस्था का डायग्राम बना दें कि जब प्रोफेज अवस्था शुरू होती है तब कोशिका या फिर कोशिका में जो केंद्रक है उसमें जो क्रोमेटिन पदार्थ है उनकी संरचना किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले ये मतलब मान लो केंद्रक हो गया, ठीक है, ये हो गई कोशिका। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कोशिका में विभाजन होता है तो वो कोशिका विभाजन से पहले चाहे किसी भी आकृति की हो, विभाजन के समय वो क्या है, गोलाकार आकृति की हो जाती है। अब देखो, बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया कोशिका द्रव्य। ठीक है, और केंद्रक के अंदर क्या, एक तो केंद्रिका पाई जाएगी। ठीक है, ये हो गई केंद्रिका, और क्या पाए जाएंगे, क्रोमेटिन तंतु। ठीक है, जो बाद में किसका निर्माण करेंगे, गुणसूत्रों का। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन तंतु हो गए। ठीक है, और पाया जाएगा तारक काय। ठीक है, क्योंकि तारक काय क्या है, कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, ये क्या हो गई, कोशिका झिल्ली मान लो, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये हो गया कोशिका द्रव्य या फिर इसको साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये केंद्रक, ये हो गई ये तारकाय हो गया। ठीक है, तारकाय, ये हो गई केंद्रिका, और ये क्या हो गया, क्रोमेटिन जाल। और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भी भरा रहेगा। ठीक है, तो बीच बीच में क्या हो गया, केंद्रक द्रव्य। तो देखो, जब किसी भी कोशिका में प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होती है तो कोशिका की संरचना ऐसे दिखाई देती है प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अब देखो कि प्रोफेज अवस्था की शुरुआत किससे होती है। तो देखो, प्रोफेज अवस्था की शुरुआत होती है तारक काय का पृथक होना तथा केंद्रक कला के साथ साथ बढ़कर विपरीत ध्रुवों पर पहुंचना। तो जैसे ही प्रोफेज अवस्था की शुरुआत होगी, क्या होगा कि जो ये तारक केंद्र है वो क्या होगा, पृथक हो जाएगा और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, 2 तारक केंद्र बन जाएंगे। ठीक है,
और ये तारक केंद्र क्या करेंगे, फिर गति करते हुए विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। मतलब कि एक तारक केंद्र यहाँ है और दूसरा तारक केंद्र यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे। तो प्रोफेज अवस्था की शुरुआत कैसे होगी, तारकाय का विभाजन होगा, ये पृथक होगा और क्या करेंगे, गति करके ये विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, केंद्रक कला के साथ साथ बढ़कर, ये केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली के साथ साथ ये आगे बढ़ता जाएगा और इस तारकाय के विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगी प्रोफेज अवस्था की। अब देखो आगे क्या होती है, सॉरी आगे क्या होता है कि जब तारकाय का विभाजन होता है तो जो तारकाय होता है वो वर्ताकार पथ पर पड़ता है और प्रत्येक तारकाय क्या है, बहुत सारी एस्ट्रल किरणों से घिरा रहता है। अब देखो जो ये तारकाय है, ठीक है, तो जब तारकाय विभाजित होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके चारों ओर क्या है, एस्ट्रल किरणें निकली रहेगी। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो ये तारकाय क्या है कि एक तारे के समान संरचना के रूप में दिखाई देता है और इस तारे के समान संरचना को हम बोलेंगे एस्टर। ठीक है, देखो तारकाय पृथक हो गया। ठीक है, ये तारकाय है और एक दूसरा तारकाय यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब मान लो ये एक तारकाय है, ये पृथक होकर दूसरा तारकाय बना लिया इसने। ठीक है, दोनों एक तारकाय दो तारकाय में विभाजित हो गया, मतलब कि दो तारकाय बन गए। और क्या होगा कि इन तारकायों से क्या है, तारक किरणें या फिर एस्ट्रल किरणें निकलेगी और ये जो एस्ट्रल किरणें हैं ये किससे बनी होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल से। ठीक है, या फिर सूक्ष्म कणिकाएं भी बोल सकते हैं हम इनको। तो जो एस्ट्रल किरणें हैं वो बनी होगी माइक्रो ट्यूब्यूल से और जो ये तारकाय के चारों ओर जो एस्ट्रल किरणें निकली रहती है, तो इन किरणों की वजह से क्या है कि जो तारकाय की संरचना है वो एक तारे के समान दिखाई देने लगती है और इस टाइम तारकाय को हम बोलेंगे एस्टर। ठीक है, जो ये तारे के समान संरचना होगी, ठीक है, इस प्रकार की संरचना को हम बोलेंगे एस्टर। ठीक है, तो एस्टर हो गई, तारक किरणें निकल गई। अब क्या होता है कि ये जो तारक किरणें हैं ये क्या करेगी, तरकु तंतुओं का निर्माण करेगी। ठीक है, और देखो जो तरकुतंतु बनते हैं, तारकाय से जो तरकुतंतु निकलेंगे वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्तत तरकुतंतु और दूसरे होते हैं अस्तत तरकुतंतु। ठीक है, अब देखो ये दोनों तारकाय है तो इनसे निकलेंगे तरकुतंतु। अब देखो कुछ तरकुतंतु तो क्या है, दूसरे तारकाय तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार ये निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरे तारकाय तक आसानी से पहुंच गए। तो ऐसे तंतु जो दोनों तारकाय को आपस में जोड़ते हैं या फिर एक तारकाय से निकलकर दूसरे तारकाय तक आराम से पहुंच जाते हैं, ऐसे तरकुतंतुओं को हम बोलेंगे सत तरकुतंतु। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ तरकुतंतु ऐसे होते हैं जो केवल और केवल बीच रास्ते में रह जाते हैं, वो दूसरे तारकाय तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये वाले तरकुतंतु हैं जो दूसरे तारकाय तक नहीं पहुंच पाए, उनको हम बोलेंगे असतत तरकुतंतु। ठीक है, तो तरकुतंतु दो प्रकार के होंगे, एक सत जो कि एक तारकाय से निकलकर दूसरे तारकाय तक पहुंच गए या फिर एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव तक पहुंच गए, और दूसरे होंगे उनको बोलेंगे सत तरकुतंतु, और दूसरे होंगे जो दूसरे ध्रुव तक या फिर दूसरे तारकाय तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे तरकुतंतुओं को हम बोलेंगे असतत तरकुतंतु। ठीक है, अब देखो कि जो ध्रुव पर तरकुतंतु पहुंचते हैं उनका संघनन क्या है, कैल्शियम आयन द्वारा एक सक्रियत प्रोटीन होता है कोलमेडुलिन, सॉरी कैलमेडुलिन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होगा, कैलमोडुलिन। तो जो विपरीत ध्रुवों पर तरकुतंतुओं का संघनन होगा या फिर संचन होगा उनका, वो किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन द्वारा संग्रहित एक प्रोटीन होता है कैलमेडुलिन, इसके द्वारा होता है। ठीक है,
अब स्तत अस्तत तर्कुतंतु हो गई। अब देखो कि जो तर्कुतंतु बने होते हैं उनका निर्माण या फिर वो कौन से पदार्थों से बने होते हैं, तो तर्कुतंतु 95 से 97% तक ट्यूबुलिन प्रोटीन के और 3% आरएनए और लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, तो जो तर्कुतंतु होंगे उनका 95 से 97% भाग किससे बना होगा, ट्यूबुलिन से, और जो 3% भाग होगा वो बना होगा आरएनए से और लिपिड से। ठीक है, ये हो गया तर्कुतंतु, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कि ये इस प्रकार कारक का एस्टर बनेगा और फिर उससे क्या निकलेंगे, तर्कुतंतु। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम इसको कोशिका की संरचना में भी बना लेते हैं कि जब तारकाई का विभाजन होता है तो कोशिका की संरचना किस प्रकार होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया केंद्रक, ये कोशिका झिल्ली। अब देखो एक तारकाई था, ठीक है, तो इस तारक ये तारकाई क्या हो गया, विभाजित हो गया और इससे ये इधर दूसरा तारकाई बन गया, इससे किरणें निकलती है, एस्ट्रल रेस या फिर तर्कु किरणें। ठीक है, और जो ये क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन चालक है वो क्या होगा, धीरे धीरे अलग होगा या फिर संघनित होकर ये क्या करेगा, इस प्रकार लंबे लंबे गुणसूत्रों का निर्माण करना चालू कर देगा। ठीक है, इस प्रकार, और ये कोशिका द्रव्य है ही। ठीक है, और ये केंद्रिका जो कि विलुप्त होने लगती है। अब आगे और पढ़ते हैं कि जब प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होती है या फिर जब चल रही होती है तब कोशिका में और कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन कौन सा, तारकाई 2 पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों पार्ट क्या है, अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करने लग जाएंगे। ठीक है, अगला है कि तारकाई में क्या है, तर्कु किरणें निकलती है, तो तारकाई की जो संरचना है वो तारे के समान दिखाई देती है और इस संरचना को हम बोलेंगे एस्टर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है, क्रोमेटिन सूत्रों में परिवर्तन, मतलब कि जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमेटिन सूत्रों के अंदर परिवर्तित होने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन तंतु है तो ये क्या होंगे, अलग अलग होकर क्या करेंगे, क्रोमेटिन सूत्रों के अंदर, जैसे इस प्रकार क्रोमेटिन सूत्रों के अंदर परिवर्तित होने लग जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज अवस्था में। अगला है जो क्रोमेटिन सूत्र बनेंगे वो छोटे और मोटे होते जाएंगे। तो सबसे पहले क्रोमेटिन तंतु से क्या हुआ, क्रोमेटिन सूत्र बने, और ये क्रोमेटिन सूत्र क्या करेंगे, छोटे और मोटे होते जाएंगे जैसे जैसे प्रोफेज अवस्था चलेगी, और छोटे और मोटे होकर ये क्या करेंगे, गुणसूत्रों का निर्माण कर लेंगे या फिर गुणसूत्रों की शेप में आ जाएंगे। ठीक है, अगला गुणसूत्रों के चारों ओर प्रोटीन का आधात्री पदार्थ एकत्रित होना। तो जैसे क्रोमेटिन सूत्र से या फिर क्रोमेटिन तंतु से क्रोमेटिन सूत्र बने, और क्रोमेटिन सूत्रों से जैसे ही गुणसूत्र बनेंगे तो उन गुणसूत्रों के चारों ओर क्या है, एक प्रोटीन का आधात्री पदार्थ आकर इकट्ठा हो जाता है। गुणसूत्रों के चारों ओर एक प्रोटीन का पदार्थ आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अगला परिवर्तन क्या होता है, प्रोफेज के अंत तक दोनों क्रोमेटिडों का पृथक एवं स्पष्ट होना। अब देखो, ये प्रोफेज की स्टार्टिंग अवस्था, ठीक है, ये प्रोफेज की मध्य अवस्था। अब बनाते हैं कि जब प्रोफेज अवस्था का अंत हो रहा होता है, कि जब वो मेटाफेज अवस्था में कोशिका प्रवेश करती है तो कोशिका की संरचना कैसे होगी। तो देखो, ये हो गया केंद्रक, ठीक है, ये हो गई कोशिका। ठीक है, ये तारक के अंदर ये तर्कु किरणें, और ये दूसरा तारक के अंदर क्या है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये तर्कु किरणें बन गई। फिर इसमें क्या है, गुणसूत्रों का निर्माण होगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार गुणसूत्र बनने चालू हो जाएंगे तर्कु सूत्रों से। ठीक है, ये हो गई प्रोफेज की अंतिम स्थिति, या फिर जब प्रोफेज अवस्था समाप्त होने वाली होती है तब कोशिका की स्थिति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो प्रोफेज के अंत तक क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड का पृथक एवं स्पष्ट होना। ठीक है, क्रोमेटिन जाल, उससे बने क्रोमेटिन सूत्र, और क्रोमेटिन सूत्रों से बने गुणसूत्र। ठीक है, और गुणसूत्रों में भी क्या होगा कि ये जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, ये दो अलग अलग, ये क्या होंगे, स्पष्ट होंगे,
और पृथक होने शुरू हो जाएंगे, या फिर हमें पृथक पृथक दिखने शुरू हो जाएंगे। अगला है प्रत्येक गुणसूत्र का द्विपार्टित होता, मतलब कि जो प्रत्येक गुणसूत्र है वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है। अगला है केंद्रक कला एवं केंद्रिका का अदृश्य होना। तो जैसे जैसे प्रोफेज अवस्था समाप्त होती है उस टाइम क्या होता है, एक तो केंद्रिका विलुप्त होनी शुरू हो जाती है, और दूसरा जो केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक कला होती है वो भी क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार देखो, ये इस प्रकार केंद्रक कला भी क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और तारकाय से एस्ट्रल किरणों का बनना, मतलब कि जो ये तारकाय है इससे एस्ट्रल किरणें या फिर तरकु तंतुओं का निर्माण भी शुरू हो जाता है। ठीक है। ये सारी की सारी अवस्था किसमें, ये सारे के सारे परिवर्तन किसमें होंगे, प्रोफेज अवस्था के स्टार्टिंग से लेकर जब तक प्रोफेज अवस्था चलती है या फिर प्रोफेज अवस्था का अंत होता है तब तक इतने परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले तारकाय दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करना शुरू कर देगा। अगला जो क्रोमेटिन सूत्र, क्रोमेटिन तंतु होगा वो पहले क्या करेगा, क्रोमेटिन सूत्रों में बदलेगा, और क्रोमेटिन सूत्र क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटे और मोटे होकर गुणसूत्रों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो जो गुणसूत्र बने हैं वो गुणसूत्र क्या होंगे, लंबे, वो गुणसूत्र क्या होंगे, गुणसूत्र में जो दोनों क्रोमेटिड पाए जाएंगे वो अलग अलग और पृथक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो केंद्रिका होगी, जो केंद्र के अंदर पाई जाती है वो अदृश्य होना या फिर विलुप्त होना शुरू हो जाएगी, और जो केंद्रक झिल्ली है वो भी क्या करेगी, विलुप्त होना शुरू हो जाएगी, और जो तारकाय बने हैं उससे तरकु तंतुओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने प्रोफेज अवस्था पूरी की पूरी पढ़ ली। अब हम जो कल के लेक्चर में जो बाकी की अवस्थाएं हमारी है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।